ठीक है, तो वेन डायग्राम लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड सो ऑन बताया था कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है बेस्ड ऑन सर्टेन सर्कल्स या सर्टेन कर्व फिगर्स एंड रेक्टेंगल्स। फिर हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, मूविंग अहेड, लेट्स से मेरे पास एक सेट है 1 2 एंड 3 और एक सेट है बी 3 4 एंड 5। तो देखो, इसको भी हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम एक सेट के लिए एक सर्कल बनाते हैं, सेकेंड सेट के लिए सेकेंड सर्कल बनाएंगे, क्योंकि दो सेट्स हैं ए और बी। तो लेट्स से दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब देखो क्या करेंगे ना, ये जो एरिया होता है, ये जो दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन देख रहे हो आप, दिस इज कॉमन एरिया, कॉमन एरिया फॉर ए एंड बी। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो साइन होता है ना, दिस साइन इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा हो, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जो ए एंड बी, बेसिकली एंड इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज होता है, एंड इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर इंटरसेक्शन, दैट विल बी यूज्ड फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दिस रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी। बाकी ये पूरा कंप्लीट ए सर्कल है, ये पूरा कंप्लीट बी सर्कल है। तो अब ध्यान से देखो, तो अगर आप यहाँ पे सेट्स को देख रहे हो, तो सेट्स में आपको दिख रहा होगा कि देयर इज अ कॉमन एलिमेंट फॉर ए एंड बी, 3। तो 3 को क्या करेंगे ना, हम दोनों के यहाँ पे लिख देंगे, सेंटर में लिख देंगे, इंटरसेक्शन रीजन में लिख देंगे। उससे क्या होगा, दिस 3 इज अ पार्ट ऑफ ए एज वेल एज बी। ऐसा हो गया। जो बचे एलिमेंट्स हैं हम उनको यहाँ लिख देंगे 1 2 4 एंड 5। तो अगर ध्यान से देखो, तो सर्कल ए सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा था, तो सेट ए में 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स कवर हो गए। एंड सिमिलरली सेट बी में 3 4 एंड 5 तीनों एलिमेंट्स कवर हो गए। तो दिस इज द वे टू प्लॉट सर्टेन वैल्यूज इनसाइड अ वेन डायग्राम। क्या किया, मेरे पास दो सेट गिवन थे, तो दो सर्कल बना लिया। जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है उसमें इंटरसेक्शन वाला चीज लिख लिया, बाकी सारे एलिमेंट्स को, बचे हुए एलिमेंट्स को साइड में लिख लो। ठीक है, वेन डायग्राम में एक एलिमेंट एक ही बार रिप्रेजेंट होता है। वेन डायग्राम में एक एलिमेंट एक ही बार रिप्रेजेंट होता है, चाहे वो कॉमन एरिया में होगा चाहे सर्कल में होगा। ऐसा नहीं कि 3 यहाँ पे लिख दिया और 3 यहाँ भी लिख दिया, उसके लिए ही हमने ये पूरा कॉमन एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। और ये जो पूरा होता है ना, दिस होल रीजन, जिसको मैं येलो से शेड करूंगा अभी, दिस होल रीजन, ठीक है, इज नोन एज ए यूनियन बी। इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिखना, सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिखना। और सारे एलिमेंट्स को एक एक बार कैसे लिखना, एज एन देखो, ए यूनियन भी अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे 1 2 3 4 एंड 5। वैसे भी आपको पता है कि एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। जब भी आप किसी चीज को लिखते हो तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, जब मैंने मैथमेटिक्स वाला एग्जांपल दिया था, एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में है उनको एक एक बार आप लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया, ये सेट बन गया। और ध्यान से देखो, ये शेडेड रीजन जो है येलो से, जिसको मैंने शेड किया है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेम एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो पूरा शेडेड रीजन है, इस पूरे शेडेड रीजन को ए यूनियन भी बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है, जो दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन होता है, इसको हम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन भी कॉमन एलिमेंट्स बताता है, ए यूनियन भी सारे एलिमेंट्स बताता है। ठीक है, यूनियन के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज होता है दैट इज और। तो मतलब ऐसा हो गया कि ए और बी, तो या तो एलिमेंट ए में मिल जाए या तो एलिमेंट बी में मिल जाए, ए और बी। इंटरसेक्शन के लिए एंड ना? हाँ, इंटरसेक्शन के लिए एंड। ओके, तो इंटरसेक्शन इज एंड। जैसे बोलेगा ए एंड बी, तो जो दो ए में भी हो एंड बी में भी हो, वो इंटरसेक्शन हो गया। ए और बी, तो या तो ए में हो या तो बी में हो, तो सब कुछ ही हो जाता है फिर वो ए यूनियन बी। ठीक है,
आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सबको। ठीक है, अब देखो, लेट्स से आई हैव रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। Let's say I've been given certain elements that A, B, 1, 2, 3, D, C, E, 5. ठीक है, this is set P and this is set Q. तो मुझे बताओ कि set P के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे जुलाई बैच। एनीवन अनम्यूट करके बताओ बेटा। A, B, 1, 2, 3, D. वेरी गुड। A, B, 1, 2, 3 एंड D। ठीक है, Q क्या होगा? C, E, 5, 2, 3, D. 2, 3 एंड D। अगर मैंने बोला कि P यूनियन Q क्या होगा, तो P यूनियन Q क्या हो जाएगा? डायग्राम से देखो। A, B, 3, 1, 5 2, और A, 3, B, B, C, D. B, C, 5. सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिख लोगे तो 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5, उसके बाद A B C D E। ठीक है, और अगर P इंटरसेक्शन Q बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? 2, 3, D. 2 3 एंड D। तो वेन डायग्राम आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है सेट्स के रिगार्डिंग, दैट इज व्हाई वेन डायग्राम को हम इंकॉर्पोरेट करते थे। ठीक है, सेट्स का रिवीजन करा रहे क्या? हाँ सेट्स का रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, जुलाई बैच को सेट्स पढ़ा रहा हूँ। You do not have to drop from this meeting. You have to be in this meeting. आप चाहो तो म्यूट करके आप अपना पढ़ सकते हो साइड में। I do not have any issue with that. Okay. But at least मीटिंग में रहोगे तो थोड़ा बहुत भी ध्यान जाएगा, तो अगर कुछ मिस हुआ होगा तो वो ग्रास्प हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो हम तीन सेट को भी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर आप अगर टाइम बचा तो रिलेशंस एंड फंक्शंस भी रिवाइज करा दोगे तो? हाँ मैं स्टार्ट करा दूंगा, वैसे मैंने बोला है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस का मैं संडे को क्लास लूंगा। ओके सर। एंड आई विल बी टेक्सटिंग इट ऑन एवरी ग्रुप, तो जो those students who are interested can join that session। जुलाई बैच के लिए कंपलसरी होगा। okay? तो जैसे मान लो मेरे पास तीन सेट्स हैं A, B एंड C। तो देखो तीन सेट में क्या होता है ना, ये वाला जो इंटरसेक्शन एरिया है, ये जो आप देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से बना रहा हूँ। दिस इंटरसेक्शन एरिया इज A इंटरसेक्शन B, जो A और B में कॉमन है। फिर दिस इंटरसेक्शन एरिया इज B इंटरसेक्शन C एंड दिस एरिया इज A इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो शेडेड रीजन है ना, येलो वाला, दिस इज कॉमन फॉर ऑल थ्री रीजन। दिख रहा है, ये सर्कल A में भी आ रहा है, सर्कल A में भी आ रहा है, सर्कल B में भी आ रहा है और सर्कल C में भी आ रहा है। तो दिस इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है वो, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है वो। ठीक है, आई होप ये चीजें सबको दिख रही होंगी। एंड वेयर एज ये रीजन, पूरा रीजन इज A इंटरसेक्शन B, दिस होल रीजन is B intersection C and this whole region is A intersection C। ठीक है, अब इसी सेम चीज को मैं कॉन्सेप्ट को उसके थ्रू पढ़ता हूँ। लाइक मैं सेट्स देता हूँ, आप बताओ वैल्यूज क्या क्या होंगे। A C 1 2 3 5 D 6 7 8। ठीक है, लेट्स से दिस इज सेट A, दिस इज सेट B एंड दिस इज सेट C। तो अगर मैंने पूछा A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B मतलब A वाला सर्किल और B वाला सर्किल कंप्लीटली, और सब सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिखो। तो A वाला सर्किल कंप्लीट एंड B वाला सर्किल कंप्लीट। तो क्या क्या आ गया A यूनियन B? देखो 1 2 3 5 6 A C एंड D। ठीक है, देखो इस पूरे सर्कल में जितने एलिमेंट्स है सारे लिख दिए और इस सर्कल में भी जितने एलिमेंट्स है सारे लिख दिए। अगर मैंने बोला कि A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? 2 एंड 3 दोनों आएगा।
ठीक है, ये पूरा रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन जो कॉमन है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो ए में भी कॉमन हो, बी में भी कॉमन हो, सी में भी कॉमन हो, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि सेट सी क्या होगा, तो सेट सी क्या होगा, 5 3 D 7 8, सर्कल सी वाला पूरा पोर्शन 5 3 D 7 8। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि सी ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी क्या होगा, इस सर्कल में सारे एलिमेंट और इस सर्कल में सारे एलिमेंट एक एक बार कवर हो जाने चाहिए। तो 1 2 3 5 7 8 ए सी डी। ठीक है, 1 2 3 5 7 8 ए सी डी, सारे एलिमेंट कवर हो गए, इस सर्कल के भी इस सर्कल के भी। याद रहे ये एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, इनको दोबारा नहीं लिख सकते, और वेन डायग्राम में भी एक बार अगर एक जगह लिख दी हो तो ऐसा नहीं कि सर्कल बी में भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सर्कल ए में भी आ रहा है और सर्कल बी में भी आ रहा है तो आप उसको इंटरसेक्शन रीजन में लिखो। ठीक है, तो हर एलिमेंट एक ही बार आता है वेन डायग्राम में। तो ये चीजें समझ में आ गई, इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? आ रहे आपको समझ में आया देवल? ओके, अब देखो क्या होता है कि वन टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट में क्या करते हैं, जैसे a माइनस बी हो गया या c माइनस ए हो गया एंड सो ऑन। तो अब देखो a माइनस बी और c माइनस ए का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास सेट a है 1 2 3 4 एंड आई हैव सेट b 3 4 5 एंड 6। तो a माइनस बी का मतलब हो गया, a माइनस बी का मतलब हो गया कि जो एलिमेंट a में है, जो एलिमेंट बी में है उसको माइनस कर दो ए वाले एलिमेंट से। तो देखो 3 और 4 ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, ए वाले में से बी वाले को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 1 2। तो इसका मतलब हो गया ए माइनस बी। नाम से ही बहुत क्लियर सा लग रहा है कि ए माइनस बी, तो क्या करें बी वाले सारे एलिमेंट्स को हटा दें ए में से। तो बी वाले कौन से एलिमेंट्स हैं ए के पास, 3 और 4 हैं, उनको हटा दो तो 1 और 2 बचेगा। ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझना है तो देखो सबसे पहले तो कॉमन वाले रीजन लिखो 3 4, फिर लिखोगे 1 2 एंड फिर लिखोगे यहाँ पे 5 6। और ये लेट्स से सेट ए है, लेट्स से सेट बी है। तो देखो ए माइनस बी वाला कौन सा रीजन हो जाएगा, ए माइनस बी वाला ये मेरा येलो वाला रीजन हो जाएगा। इंटरसेक्शन वाले एरिया को हटा दिया, मतलब बी वाला सर्कल जो है ना वो हटा दिया ए में से, तो जो बचा हुआ रीजन है वो मेरा फाइनल हो गया। तो दिस इज ए माइनस बी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। Yes, Vishwajit, you can show through Venn diagrams, no issues. समझ गया ना सब लोग, ये a माइनस बी क्या होता है। सिमिलरली अगर b माइनस ए पूछता तो क्या हो जाता, b वाले में से a वाला हटा दो तो 5 और 6 बचता, 5 6 हो जाता। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ अ सेट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वो तो सेट, डिलीटेड है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफिसर। बेटा मैंने क्या बोला कि मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें जितनी एनसीईआरटी में गिवन है इस वाले चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर फिर मैं दोबारा मेंस के लिए नहीं पढ़ाना चाहता। अभी यहाँ पे अवॉइड कर दो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, फिर सेट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाने के लिए पूरा लेक्चर फिर से लेना पड़ेगा, क्या मतलब है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के लिए हम ऐसा एक साइन यूज करते हैं, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का सिग्निफिकेंस ये हो गया ए को छोड़ करके बाकी सब। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ए सर्कल है और एक बी सर्कल है और एक
ऐसा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और एलिमेंट्स में मार्क कर रहा हूँ, तो लेट्स से एलिमेंट्स आर 1 2 A C D F G 3 4 K, ठीक है। दिस इज माई यूनिवर्सल सेट, दिस इज माई सेट A, दिस इज माई सेट B। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए को छोड़ करके बाकी सब, ए को छोड़ करके बाकी सब। तो ए को छोड़ करके बाकी सब, तो ए वाले सर्कल को छोड़ दो, तो क्या क्या बच रहा है, क्या क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं? 4 K F 3 G। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सिलेबस में नहीं है ना? मेरे भाई सिलेबस में तो आप लोगों की इनइक्वालिटीज, AMGM इनइक्वालिटीज वाली वो भी नहीं है जो HM सर आप लोगों को करा रहे हैं, बट पढ़ रहे हो ना, पढ़ लो, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी तो खराब है क्या? ओके। इतना क्या हार्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट बता दिया तो प्रॉब्लम हो रही है तुम लोगों को? सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तब से किए जा रहे हो एवरीवन। आई एम सेइंग दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ मेन सिलेबस, और ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जेई लेक्चर्स में, तो ध्यान से सुन लो जब बता रहा हूँ तो। ए कॉम्प्लीमेंट इज ए को छोड़ करके बाकी सब। तो ध्यान से देखो, तो ए वाले सर्कल को अगर मैं छोड़ रहा हूँ, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है, तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 4 K F 3 एंड G। बस दैट्स इट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये सिलेबस से रिमूव हो चुका है एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी वाले चैप्टर में हो सकता है ना पूछे, एनसीईआरटी वाले उसमें ना पूछे, बट बाकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी वाइज। अच्छा मान लो अगर मैंने पूछा कि A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एवरीवन? सबसे देखो ए, सबसे पहले चीज तो A माइनस बी निकालेंगे, तो A माइनस बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? A 1 to माइनस A 1 टू A आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 एंड A आ जाएगा। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको, तो 1 2 और A को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सब हो जाएगा। तो द आंसर विल बी 4 K F G 3 C एंड D भी आ जाएगा यहाँ पे, C एंड D भी आ जाएगा यहाँ पे। ये लिखने का वे नहीं है, बस मैंने वो तो A माइनस बी बताया था कि क्या होता है। दिस इज नॉट द राइट वे। कॉम्प्लीमेंट को हम इस पे सेट्स पे डायरेक्टली नहीं यूज करते, ऐसे यूज करते हैं। तो A माइनस बी पहले निकाल लिया, तो A माइनस बी क्या आ गया मेरे पास? A माइनस बी इज 1 2 एंड A, 1 2 एंड A। अब अगर A माइनस बी 1 2 एंड A आ गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 और A को छोड़ करके बाकी जो भी लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट में सब कुछ, सी एंड डी राइट। अगर मैंने बोल दिया कि A यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा एवरीवन? सर नल होगा, नल होगा। क्यों नल होगा बेटा? 4 की वजह से। क्योंकि A यूनियन B ए यूनिवर्सल यूनियन सेट बी है। क्या होता है? ए यूनियन बी ये होता है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। ए यूनियन बी इज ए वाला सर्कल एंड बी वाला सर्कल कंप्लीट, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट इस वाले रीजन, शेडेड रीजन को छोड़ करके जो भी हो गया, तो 4 K आ गया ना। ए यूनियन बी मतलब ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल कंप्लीटली कवर हो रहा है, ठीक है। 4 K आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि सारी चीजों को एक साथ ला करके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। आपसे ये भी पूछ सकता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 4 K, ठीक है। इसमें से क्या माइनस कर रहे हो आप? बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 2 A C D, सॉरी बी माइनस ए करोगे तो बी माइनस ए में एफ जी और 3 आ जाएगा, एफ जी और 3 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 A C D 4 K। समझ में आ रहा है ना? बी माइनस ए करोगे तो बी माइनस ए विल बी एफ जी एंड 3, उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 A C D 4 K।
अब देखो क्या कर रहे हो, इसके में से ये माइनस कर ले रहे हो तो क्या बचेगा, 1 to A C D बचेगा, 1 to A C and D। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन था हाँ बताओ। सर, मतलब वो जो कॉमन पार्ट है दो सर्कल के बीच में वो इंटरसेक्शन है, और जो पूरा दोनों सर्कल मिला के यूनियन है। हाँ ओके सर, यही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ओके ठीक है। तो अभी सबको समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते थे आपसे, कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट माइनस B माइनस A का कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल। तो कॉम्प्लीमेंट इज नॉट दैट टफ टॉपिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और पता नहीं क्यों सिलेबस से रिमूव किया, क्योंकि वेन डायग्राम से तो कुछ भी रिमूव नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कह रहे हो रिमूव्ड है तो ठीक है, होगा। सर तो कॉमन पार्ट छोड़ के जो बाकी का दो पार्ट है उसको, कॉमन पार्ट छोड़ करके बाकी सारा जो पार्ट है, मैं समझा नहीं। ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी इज दिस थिंग, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो शेडेड रीजन है उसको छोड़ करके बाकी सब, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ करके उस नहीं सर, पर्टिकुलर रीजन। कॉम्प्लीमेंट का नहीं पूछा, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, बस हाँ। मैं थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा है इसमें कि जो बीच का पार्ट है उसको छोड़ के जो सर्कल का पार्ट है उसको, बीच को छोड़ करके जो सर्कल का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन वाला जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल दो। और अगर खाली आपको ये ए और बी चाहिए तो ध्यान से देखो, आप ये भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ। अगर आपको लेट्स से बीच वाला पार्ट हटाना है, तो बीच वाला पार्ट हटाना है तो आप क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में क्या हो गया, पूरा आ गया, उसमें से इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आपने माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, 1 to A FG3। यही पूछ रहे थे ना बेटा। हाँ सर, ये हाँ ओके समझ गया सर। समझे ना। ओके तो ये होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू ना हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा भी है कि अगर एक बार आपसे डायग्राम बन गया अगर, तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पुटअप कर ले, आप बता सकते हो, बहुत इजीली बता सकते हो। तो दैट इज हाउ वेन डायग्राम हेल्प्स अस इन दिस थिंग, मतलब इन सब सारी चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अच्छा अब मुझे बताओ, कुछ मैं आइडेंटिटीज यहाँ लिख रहा हूँ, आप बताओ कि सही है कि नहीं है। ए यूनियन ए विल बी ए, ट्रू और फॉल्स। ए यूनियन ए विल बी ए। देखो एक सेट ए है, ए का ए के साथ ही यूनियन लोगे तो ए ही तो आएगा ना, सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिखना पड़ेगा, तो ट्रू है। ठीक है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट विल बी यूनिवर्सल सेट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू है ना। बाकी जुलाई बैच वाले आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना, कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन लोगे तो पूरा तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा हमेशा। यूनियन में तो जो बड़ा सेट होता है वो तो पूरा आएगा ही आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट विल बी ए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू। ठीक है, ट्रू होगा। और ए इंटरसेक्शन 5 विल बी 5। ट्रू। एक नल सेट में और एक सेट ए में क्या इंटरसेक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, नल सेट ही आएगा ना। हाँ। ठीक है, और ए यूनियन 5 विल बी ए, ये भी ट्रू है। ट्रू है सर। ट्रू है सर। जैसे मान लो सेट ए ले गया 1 2 3 और एक नल सेट ले लिया, दोनों का यूनियन लोगे तो 1 2 3 आएगा ना, सेट ए ही होएगा ना, तो ट्रू हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट। ट्रू है। ट्रू। ये जुलाई बैच वालों को भी आंसर करने दो। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट, ये ट्रू है। ठीक है, कैसे ट्रू है बेटा, ध्यान से देखो। तो अगर सर्कल ए भी आपने, सर्कल ए का इंटर यूनियन लिया है आपने ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, सर्कल ए का यूनियन लिया है आपने ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट है सर्कल ए को छोड़ करके, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल रहा है ना हमें। सर्कल ए भी मिल रहा है और सर्कल ए के बाहर वाली चीज भी मिल रही है, तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, तो ट्रू हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको बोलते हैं
complement law. Next is और A intersection A complement will be phi, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि A is this, उसका उसके बाहर वाले रीजन से इंटरसेक्शन ले रहे हो तो दोनों में कोई भी रीजन नहीं आएगा ना कॉमन, तो phi आता है, नल सेट आता है, ठीक है। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट लॉ है। नेक्स्ट इज A union B complement is A complement intersection B complement, true या false? सोच लो, A union B complement is A complement intersection B complement। डायग्राम के थ्रू देखें, ट्रू होगा। ट्रू होगा। ट्रू है सर। ट्रू है। ट्रू है, प्रूफ कर लेने दो, किसी के मन में डाउट आ गया होगा तो। देखो लेट्स से दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, तो A यूनियन B, एक यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये पूरा बाहर वाला रीजन हो गया सर्कल को छोड़ करके, ठीक है। और A कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इस सर्कल को छोड़ करके बाकी सब। B कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इस सर्कल को छोड़ करके बाकी सब। तो दोनों का इंटर कॉमन रीजन क्या आएगा, यही बाहर वाला रीजन ही आ जाएगा ना वापस से। तो दिस इज ट्रू। फिर से बता रहा हूँ, देखो A यूनियन B में क्या करोगे, इस पूरे सर्कल को जो शेडेड रीजन है इसका कॉम्प्लीमेंट लो, इसका कॉम्प्लीमेंट लो, तो इसके इस सर्कल के बाहर वाला रीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर A कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो A कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस ब्लू वाला रीजन, ठीक है, प्लस बाहर वाला भी। सिमिलरली B कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस ग्रीन वाला रीजन प्लस बाहर वाला भी, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जहाँ पे ब्लू और ग्रीन कॉमन हो, तो ब्लू और ग्रीन कॉमन कहाँ है, इन दोनों सर्कल के बाहर है ना। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो ग्रीन रीजन और ब्लू रीजन कॉमन है, कॉमन कहाँ पे है, आउटसाइड द सर्कल्स, और वही चीज ये डिनोट कर रहा था, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, MORGAN, ठीक है। अच्छा ये बताओ, A कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो सेट A मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा ना, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट मिलता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो नल सेट मिलता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिलेबस से है तो अब तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी इतनी सारी चीज़ें तो आइडिया हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, किसी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो नल सेट मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट में फिर कुछ बचा ही नहीं ना। यूनिवर्सल सेट इज द ग्रेटेस्ट सेट जो पॉसिबल हो सकता था, सबसे बड़ा सेट, ठीक है। मूव करें, एक और चीज, एक फॉर्मूला नोट कर लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, मैं प्रूव भी कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। तो ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, लेट्स से 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो A और B है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5, ठीक है। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कितना हो गया, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B कितना हो गया, 3, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, 5, ठीक है। A इंटरसेक्शन B में एक एलिमेंट था। अब ध्यान से देखो क्यों ऐसा फॉर्मूला बना, तो देखो वेन डायग्राम में जो मैं शेड कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A काउंट करते हो तो आप ये पूरा रीजन काउंट कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B काउंट करते हो तो आप ये पूरा रीजन काउंट कर रहे हो। तो ध्यान से देखो, ये जो रेड और येलो वाला रीजन है ना, ये 2 बार काउंट हो गया,
एक बार ए में एक बार बी में, इसलिए इस कॉमन रीजन को हमने एक बार माइनस किया कि हमें सही एलिमेंट मिल सके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आता है, तो ये नोट कर लो। इसी तरह से 3 एलिमेंट्स का भी फॉर्मूला है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो number of element of A union B union C is equals to number of A element of A number of element of B plus number of element of C minus number of element of A intersection B plus number of element of B intersection C plus number of element of C intersection A plus number of element of A intersection B intersection C. ओके, याद रखना इस माइनस के पहले एक पूरा बड़ा ब्रैकेट है, मतलब सारे एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स माइनस साइन के साथ आते हैं। ठीक है, उसको मैंने प्लस के साथ लिख दिया माइनस कॉमन लेकर के, तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उठाता हूँ जो बाकी सारे बैचेस ने नहीं लगाए हुए हैं, तो वहाँ से फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ इसको कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, out of 500 car owners 400 owned car A, 400 owned car A, 200 owned car B, ठीक है, and 50 owned both A and B, both। तो आपको बताना है कि whether this data is correct or not। तो देखो कैसे बताओगे बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में हम ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सिंपल होता है, अगर दोनों का कॉमन दिया रहता है, कॉमन पॉइंट दिया रहता है, तो हम हमेशा वेन डायग्राम के थ्रू जाते हैं, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन फिर। तो देखो वेन डायग्राम बनाऊंगा अगर, तो क्या दिया है, दोनों का इंटरसेक्शन 50 दिया हुआ है, ए और बी का इंटरसेक्शन 50 दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, ए में टोटल 400 लोग थे, ए में टोटल 400 लोग थे, 50 आपने यहाँ पे लिख दिया, तो कितने लोग बचे, 350 बचे। सिमिलरली कार बी कितने लोग थे, टोटल 200 लोग थे, 50 तो यहाँ आपने रख दिया, तो कितने लोग बचे, 150 बचे। ठीक है, ये वेन डायग्राम बनाने का भी समझ में आया। जो सबसे पहले जो सबसे इनर मोस्ट पॉइंट है, अगर वो दिया रहता है तो हम वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करते हैं, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ था, इंटरसेक्शन दिया हुआ था तो इंटरसेक्शन बना दिया। फिर देयर वर वी नो की सर्कल ए में, सेट ए में 400 लोग थे, तो 50 तो यहाँ आ गया, 350 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अगर 50 यहाँ आ गए तो 150 यहाँ पे आएंगे। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में टोटल कितने लोग हो रहे हैं, 350 प्लस 150 प्लस 50, 550 लोग हो रहे हैं। बट यहाँ पे लिखा था कि खाली 500 ओनर्स हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि टोटल लोग, ये डेटा आपका 550 लोगों का है, आपके पास टोटल 500 कार ओनर्स थे, मतलब आपने डेटा में कुछ गलत किया है, डेटा इज इनकरेक्ट। जुलाई बैच क्लियर हुआ सबको ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।
तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के थ्रू चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज 400 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है किसी स्कूल में, 400 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, 400। विश्वजीत, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। 350 प्लस 150 इज 500 प्लस 50, 550 तो होगा, बट आना 500 चाहिए था, so that is how the data is incorrect. Okay, there are 400 students in a school undergoing a survey, ठीक है। उसमें से जो डेटा मिला मुझे कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्पल जूस पीते हैं, 100 स्टूडेंट्स ड्रिंक एप्पल जूस, 150 ऑरेंज जूस, 75 बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नाइदर ऑफ द जूसेस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स neither of the juices. ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। आंसर लिख देना चैट सेक्शन में। करेक्ट अभिजीत। ये क्या लिखा है आपने? हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक नाइदर ऑफ द जूसेस। अच्छा, कोई जूस नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक है। विश्वजीत आपका आंसर गलत है। देवल सोनल कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, देवल सही है बेटा। करेक्ट आ रहा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, दो तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, मैं दोनों से करके बताता हूँ। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75 लोग दोनों, ठीक है, एप्पल एंड ऑरेंज जूस था, तो 75 ऐसे लोग थे जो दोनों जूस पी रहे थे। अब एप्पल वाले कितने वो बचे? 25 बचे, क्योंकि टोटल 100 थे। और ऑरेंज वाले कितने बचे? 75 बचे। ठीक है, टोटल 400 स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे ए यूनियन ओ कितना आ रहा है? ए यूनियन ओ आ रहा है आपका 175। ठीक है, और आपको क्या निकालना था कि कितने लोग नहीं पीते हैं, तो 400 माइनस 175 करोगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जितने लोग कह रहे थे कि सर कॉम्प्लीमेंट इज आउट ऑफ द सिलेबस, आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और बेसिकली आपको निकालना क्या है, ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। एक तरह से समझ रहे हो ना ये पॉइंट आप? तो मुझे कैसे, मतलब मैं नहीं मानता कि कॉम्प्लीमेंट आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो यूज होगा ही होगा। दैट इज वाई मैं पूरा पढ़ाने में बिलीव रखता हूँ कि पूरा पढ़ो, जितना आपको अप्लाई करना होगा उतना अप्लाई करना। और ऐसा कोई बहुत हार्ड टॉपिक भी नहीं था कि हाँ ठीक है चलो पूरा सेक्शन ही हटा दिया उसको, क्योंकि मुझे पता है उसको कहीं ना कहीं यूज आएगा ही। और सबको ये दिख रहा है ना कि ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट निकाला है मैंने, मतलब ये तो ए यूनियन ओ है और फिर इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है यहाँ पे 225, क्योंकि 225 लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं पीते थे। अगर मैंने पूछ लिया होता यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ओनली एप्पल जूस, तो ओनली एप्पल जूस वाले कितने हो जाते हैं? ओनली एप्पल जूस वाले 25 हो जाते हैं। ठीक है, 25 हो जाते हैं। अगर मैंने पूछ लिया होता कि ओनली ऑरेंज जूस, तो ओनली ऑरेंज जूस वाले 75 हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने पूछ लिया होता कि एटलीस्ट वन जूस,
तो एटलीस्ट वन जूस वाले कितने हो जाते हैं? वुड ड्रिंक एटलीस्ट वन जूस? $175 हो जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन जूस वाले $175 हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक जूस पी रहे हैं, ये भी एटलीस्ट एक जूस तो पी रहे हैं, ये भी एटलीस्ट एक जूस पी रहे हैं, तो तीनों को ऐड कर दो। अगर मैंने पूछ लिया होता एग्जैक्टली वन जूस वाले कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वन जूस 25 + 75। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, आप समझ रहे हो अभी? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेट पार्ट, ठीक है। बाकी बैच दूसरे बैचेस ने लगा रखा है ये क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, इसलिए मैं बताऊंगा। एक कॉलेज में 38 स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड मेडल्स। 38 स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड मेडल्स, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड। इन अ कॉलेज 58 students were awarded medals. 58 students were awarded medals. अब डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। 38 got medals in football. 38 medals फुटबॉल के लिए मिले। 15 medals for basketball. 15 medals बास्केटबॉल के लिए मिले। एंड 20 medals for cricket. 20 medals for cricket मिला आपको, ठीक है। तो 58 स्टूडेंट्स को मेडल मिला, 38 मेडल्स मिले फुटबॉल के लिए, 15 मेडल्स मिले बास्केटबॉल के लिए, 20 मेडल्स मिले क्रिकेट के लिए। तो हाउ मेनी, मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 of the 3 sports? हाउ मेनी स्टूडेंट्स received medal in exactly 2 of the 3 sports? अच्छा, एक और चीज बेटा यहाँ पे मैंने बताया नहीं, मैंने बोला था कि वेन डायग्राम और उसके थ्रू भी बताऊंगा। तो देखो, उस नॉर्मल के थ्रू क्या हो जाएगा, नॉर्मल के थ्रू आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ था 100 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना दिया हुआ था 150 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ था 75। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 175 आ गया, और इसी का कॉम्प्लीमेंट आपको बाद में निकालना पड़ेगा। लेटर ऑन यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस थिंग, बिकॉज ये तो ए यूनियन बी मिल गया, ए यूनियन बी को छोड़ करके कितने लोग हैं, तो 400 माइनस दिस थिंग, तो 225 वहां से भी आंसर आ जाता, फॉर्मूले से भी आ जाता, वेन डायग्राम से भी आता, ठीक है। नाउ डू दिस क्वेश्चन। 58 स्टूडेंट्स को टोटल मेडल्स मिले थे, ठीक है। 38 को फुटबॉल के लिए मिला, 15 को बास्केटबॉल के लिए मिला, 20 को क्रिकेट के लिए मिला। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 of the 3 sports? Exactly 2 of the 3 sports. हाँ, गलत है देवल, मतलब अप्लाई आपने सही किया है, बट थोड़ा और डिटेल में सोचो। अच्छा, एक और चीज, 3 students received award in all 3 sports. 3 students received award in फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, मतलब 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको तीनों में अवार्ड मिला। हाँ, मैथ आपने तो निकाल रखा है पहले। करेक्ट देवल। देवल कैसे किया बेटा, बताओगे? सर वो 3 स्टूडेंट के पास ऑलरेडी तीनों मेडल थे, तो वो लोग के और 6 मेडल निकाल दिए 58 में से। सर मतलब 15 मेडल एक्स्ट्रा थे। अच्छा। 3 जन को तीनों मिले थे।
तो अच्छा वो लोग तुमने का सोच करके लॉजिकली किया है। एक एक का तो था ही ऑलरेडी, तो हाँ नहीं समझ गया, ठीक है बराबर। ओके पार्ट में बताता हूँ इसको, एक मिनट दो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ध्यान से देखना। तो आप फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे ना, नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ फुटबॉल वाला 38 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 15 प्लस 20 माइनस ये एग्जैक्टली 2 वाले माइनस करोगे आप, ठीक है, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एफ इंटरसेक्शन बी प्लस सी इंटरसेक्शन बी वाला, ये वाला रीजन माइनस करोगे और प्लस क्या करोगे तीनों वाला, तो प्लस 3 आ जाता है। ठीक है, ये डेटा आपको 58 गिवन है, 58 लिखा आपने। उसके बाद क्या लिखोगे, 38 प्लस 15 माइनस 20 सॉरी प्लस 20 प्लस 3 माइनस दिस थिंग। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे, सॉल्व करोगे, तो यू विल बी गेटिंग 38 प्लस 20 58 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग माइनस 18 इज इक्वल्स टू दिस माइनस ऑफ दिस डेटा। तो ये बेसिकली आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, ये 18 आ गया। ठीक है, अब अगर आप वेन डायग्राम वाला रीजन ध्यान से देखो, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे वेन डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ तक तो सबने निकाल लिया होगा, अगर 18 किसी का आंसर आया है तो गलत आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने तीनों फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट का सर्कल बनाया, तो अब ध्यान से देखो तो दिस होल रीजन इज, ठीक है, इसको मैं x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ, इसको z बोल रहा हूँ, इसको a बोल रहा हूँ। ठीक है, तो f इंटरसेक्शन c अगर आप करोगे, f इंटरसेक्शन c करोगे, तो f इंटरसेक्शन c में क्या आता है, y प्लस a आता है। ठीक है, ये पूरा रीजन आता है। सिमिलरली अगर आपने c इंटरसेक्शन b किया, c इंटरसेक्शन b किया तो a प्लस z आ रहा है। एंड सिमिलरली अगर आपने f इंटरसेक्शन b किया तो x प्लस a आ रहा है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स वाला कौन कौन सा डेटा होगा, x और y और z होगा। देखो y रीजन इज एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, x रीजन इज एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स एंड z रीजन इज एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये होगा, इसकी वैल्यू आपको 18 दी हुई है। ठीक है, ऑल्सो a की वैल्यू आपको 3 गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, 18 माइनस 3a इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। 3a को a प्लस a 3a आएगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा। 18 माइनस 3a इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, और यही वैल्यू मुझे चाहिए थी, एग्जैक्टली वाला डेटा मुझे चाहिए था। तो 18 माइनस 9 दैट विल बी 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 9। 9 इज द राइट आंसर। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव्ड मेडल्स इन एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स, तो एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड प्लस ए करते, तो ए के हम ऐड कर देते इसमें, प्लस ए कर देते, तो वो 12 आ जाता आंसर। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स, एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स मतलब कम से कम 2 स्पोर्ट्स में तो जीता हो, तो तीनों वाला भी जीता भी चलता, मतलब 3 में भी अगर आप जीते हो, यू हैव वन मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो भी चलता है क्योंकि एटलीस्ट बोला है। ठीक है, तो वहां के लिए आंसर 12 आता, ऐसे आंसर इज 9। तो ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन होता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग जितने बच्चों ने पढ़ रहे होंगे वो देखा होगा कि हाउ टू शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सर ये सेट्स पे सबसे टफ क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं क्या बेटा? सर, मतलब ये टॉपिक पे ऐसे टफ वाले क्वेश्चन इसी टाइप पे बनते हैं। हाँ, वेन डायग्राम और ये जो कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस यूनियन वाला टॉपिक है ना, उस पर टफ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ओके। देखो
शो दैट A is a if A is a subset of B, ये मेरे पास गिवन है कि if A is a subset of B, ठीक है, then C minus B is a subset of C minus A. क्या गिवन है मेरे पास? If A is a subset of B, then show that C minus B is a subset of C minus A. ठीक है, तो आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे करोगे? एनीवन? अनम्यूट करके। सर तो इसमें ए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ना? ए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए तो वैसे सबसेट है, यूनिवर्सल सेट कैसे हो गया? सर आप सी को यूनिवर्सल सेट अज्यूम करके कर सकते हो। नहीं बेटा, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करोगे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी आपको गिवन है, ठीक है, और आपको सर हम अज्यूम कर सकते कि कोई एक एलिमेंट ए में है। आप दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाइए और उसमें से आप बी दोनों को इंटरसेक्टिंग कराइए, तो आई थिंक उसका वेन डायग्राम बन जाएगा। ओके, हाँ वेन डायग्राम से कर सकते। वेन डायग्राम से करने का सोच रहे हो? यस सर। ठीक है, लेट मी, मतलब ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद वेन डायग्राम से एक्चुअली क्या करोगे ना, तुम चीज़ों को जनरलाइज करोगे, वहाँ पे तुम फंसे होगे। ठीक है, किसी और को कोई और अप्रोच याद आ रही है? सर हम इसको इक्वालिटी अज्यूम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ c माइनस बी, लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ c माइनस बी, ठीक है, c माइनस बी जो भी रीजन होगा उसका x एक एलिमेंट है। नाउ अगर x c माइनस बी का एलिमेंट है तो दिस मीन्स कि x c का एलिमेंट होगा एंड x विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ b। ये क्लियर है ना सबको कि अगर x c माइनस बी का एलिमेंट है तो x विल बी एन एलिमेंट ऑफ c बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। अब अगर x c का एलिमेंट है और b का एलिमेंट नहीं है तो x इज ऑल्सो नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। यस, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो b में जो एलिमेंट्स हैं वो तो a में होंगे ही होंगे, ठीक है, मतलब सॉरी a में जो एलिमेंट्स हैं वो तो b में होंगे ही होंगे, और अगर x b का एलिमेंट नहीं है तो x a का भी एलिमेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर b में ही नहीं है तो a में कैसे आएगा वो? तो सबसेट है, ठीक है। तो हेंस x इज एन एलिमेंट ऑफ c माइनस a भी बोल सकता हूँ। अगर x a में नहीं है तो x इज एन एलिमेंट ऑफ c और x c का पार्ट है तो x इज एन एलिमेंट ऑफ c माइनस a भी बोल सकता हूँ। यस सर। यस, Hence this is true। ऐसे मैं किसी भी एलिमेंट के लिए प्रूव कर सकता हूँ। सर पर वो तो c equality माइनस prove b हो c माइनस a का सबसेट है, वो आपने कैसे प्रूव किया? क्योंकि अगर कोई एलिमेंट x यहाँ पे है तो वो यहाँ पे भी आ रहा है, ऐसे आप किसी भी एलिमेंट के लिए प्रूव कर सकते हो। सर ऐसे तो c माइनस b भी हो सकता है ना उसका, मतलब हाँ उल्टा हो भी सकता है, हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो स्पेसिफिकली ये थोड़ी प्रूव हो। तो तुम वेन डायग्राम से भी यही चीज करोगे बेटा, करके देखो। सर एक बार वेन डायग्राम से करके बताइए ना। वेन डायग्राम से मैंने अप्रोच नहीं किया था इस क्वेश्चन को, कोई बताओ कैसे कर रहे थे आप लोग? लेकिन सर जरूरी थोड़ा है सर। क्यों जरूरी नहीं है? मैं मान लो कोई भी एलिमेंट ले लो, आप सारे एलिमेंट्स को ऐसा प्रूव कर सकते हो ना, y ले लो, z ले लो, a ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। अच्छा एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे अभी। जैसे मान लो क्वेश्चन है प्रूव वाला कि लेट्स से, जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठीक है, ए बी सी बी सच सेट सच दैट ए बी सी सेट्स हैं 3 सच दैट A union C is equals to A union B. A union B is equals to A union C, and A intersection B is equals to A intersection C. सर ये हार्डी का क्वेश्चन। सर मैंने वेन डायग्राम से डिस्प्रूव कर दिया सर।
डिस्प्रूव कर दिया? नहीं नहीं, वाह, B शौर्य is का हर equals चीज to को डिस्प्रूव करता है। डिस्प्रूविंग अगेन एंड अगेन। B is equals to C प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो जो चीज प्रूव करनी होती है ना, इसको इस क्वेश्चंस को अप्रोच करने का वे समझो कि जिस चीज को प्रूव करना रहता है, जो भी मेरे पास टू प्रूव में गिवन रहता है, उसका हम एक एलिमेंट मानते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे टू प्रूव में B is equals to C गिवन था, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से X is an element of B. If X is an element of B and X is an element of, तो फिर X एलिमेंट ऑफ A यूनियन B भी हो जाएगा। If X is an element of B, तो X सर एलिमेंट ऑफ A हमें यूनियन ए B, इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन ये दोनों गिवन है, ये गिवन है, ओके। ठीक है। मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि B is equals to C है। तो जो चीज प्रूव करनी थी वहां पे मैं क्या करूंगा, एक X लूंगा, X को एलिमेंट मान लूंगा, ठीक है। तो X एलिमेंट ऑफ B, अगर X C का भी एलिमेंट आ जाएगा तो ऐसे मैं किसी भी एलिमेंट के लिए प्रूव कर सकता हूँ फिर बाद में, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो प्रूफ में गिवन, जो मतलब जो चीज प्रूव करनी रहती है उसका एक एलिमेंट लूंगा। लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ B। अगर X B का एलिमेंट है तो X विल बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B एज वेल, X A यूनियन B का भी एलिमेंट होगा। एंड इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B तो X विल बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन C एज वेल, क्योंकि दोनों कॉमन है, यस दोनों इक्वल गिवन है मुझे, ठीक है। और अगर X एलिमेंट ऑफ ऐसा गिवन है तो देखो या तो X एलिमेंट ऑफ A हो जाएगा और X एलिमेंट ऑफ C हो जाएगा, ऐसा हो गया। यहाँ से ये चीज रिड्यूस कर सकता हूँ कि या तो X A का एलिमेंट हो जाएगा या तो C का एलिमेंट हो जाएगा। अब देखो केस 1, ठीक है। अगर X इज एन एलिमेंट ऑफ B तो X इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। एक मिनट सर, एक मिनट मेरे को एक चीज पूछनी है कि अगर मेरे को एक सेट दे दिया A इक्वल टू 1 and 2 और दूसरा दे दिया 5, तो इज 1 and 2 अ सबसेट ऑफ 5? क्या नहीं बेटा, मैं ना। समझा नहीं। लेट सेट A be equal to 1 and 2 and set B equal to 5, null set. तो A is not a subset of B ना। B is a subset of A. B is a subset of A. A is not a subset of B. हाँ, तो फिर आपका प्रूफ सही है, सॉरी। सर मेरे को एक डाउट है पिछले हाँ। क्वेश्चन में, अगर हाँ बेटा, आप रैंडमली अगर 3 सर्कल बना दो ठीक है। एक के अंदर एक, सर दो हम ऐसा भी कर सकते हैं, दो एक के अंदर एक और तीसरा सेपरेट भी हो सकता है, वो जनरलाइज नहीं होगा। अपेरेंटली बड़ा ही सर्कल बना सकता हूँ, छोटा नहीं बना सकता हूँ, देखिए। हाँ फिर सर इसमें सबसे अंदर वाले को A फिर B फिर C कंसिडर करके जो आपने रिलेशन लिखा है उसको करेंगे तो हो जाएगा ना, जैसा दिया वैसा। तो उसका उल्टा थोड़ी प्रूव हो पाएगा इससे। C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए, आप ये बोल रहे हो नहीं प्रूव हो पाएगा? यस सर। मैं ये बेसिकली ये कहना चाह रहा था ना कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि इज अ सबसेट, तो मैंने उसको ऐसे प्रूव कर दिया, बट बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ से कि ये दोनों सेट्स इक्वल है। सर बट इक्वल भी कैसे हो जाएंगे, तभी तो आपका A और B भी इक्वल होना चाहिए ना। हाँ तो ये तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, ओके, देन प्रूव दैट। सर आपने C माइनस B और C माइनस A का जो X बिलोंग टू प्रूफ किया वहां तक मुझे समझा, लेकिन उससे तो आप उल्टा रिलेशन भी बोल सकते हो, और अगर उल्टा वैलिड है तो ये सही वाला तो है ना, ये वाला भी तो वैलिड हो रहा है ना बेटा। देखो कैसे सर? C माइनस बी कौन सा रीजन आ रहा है, ये येलो वाला रीजन आ रहा है। हाँ सर। C माइनस ए कौन सा रीजन आ रहा है, ये ब्लू वाला रीजन आ रहा है। तो C माइनस ए का ये ब्लू वाले रीजन का ही तो सबसेट है ना, वो येलो वाला रीजन। सर लेकिन मैं वही तो बोल रही हूँ कि जो आपने लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो ऐसे न्यूमेरिकली प्रूफ किया उसमें तो आपने सिर्फ इतना बताया ना कि X एलिमेंट ऑफ C माइनस ए है और C माइनस बी है, तो उसमें तो उल्टा रिलेशन भी वैलिड होगा ना कि C माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ C। हाँ तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि दोनों इक्वल ही आएंगे बेसिकली। ऐसा हाँ इक्वल इन द सेंस, इक्वल इन द सेंस कि मतलब
ये भी इसका सबसेट प्रूफ कर सकते हो, ये भी इसका सबसेट प्रूफ कर सकते हो। तो अगर सर दो लेकिन दोनों ऐसा एक दूसरे पॉसिबल के तो नहीं है ना अगर वेन डायग्राम से करेंगे तो। वेन डायग्राम से सी करेंगे माइनस ए सी माइनस बी का सबसेट थोड़ी है। नहीं, यहाँ पे तो है, ठीक है। सर यहाँ पे और ये रिलेशन सेटिस्फाइड है, पर आप इसको उल्टा कर दोगे तो सेटिस्फाइड थोड़ी होगा। क्योंकि सर रिलेशन तो हर केस के फिर लिए मेरे कहने, फिर उसने प्रतीक्षा के कहने का मतलब है कि सर सी माइनस ए फिर लेकर के भी तो प्रूव कर सकते थे ना ये सेम चीज की, अगर उल्टा लिखा होता तो। सर मैं कह रहा हूँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि अगर हमने ऐसे किया जैसे आप बताए हो तो हम ये रिलेशन और इसका उल्टा दोनों प्रूव कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ, दोनों अगर prove वेन कर सकते डायग्राम से किया तो एक पर्टिकुलर केस में वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो वो रिलेशन तो हर केस के लिए वैलिड होनी चाहिए ना। तो फिर ये प्रूफ प्रॉपर नहीं होगा ना, इसमें तो हमने अजम्पशन ले लिया। यहाँ पे आप सी माइनस देखो, अगर ये बेटा 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 ध्यान से देखो, अगर ये कंडीशन दी रहेगी तो आप सी माइनस ए का एलिमेंट लेकर के नहीं प्रूव कर पाओगे इसको। एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए अगर आप लोगे तो आप रिवर्स नहीं प्रूव कर पाओगे। मैं उस कंडीशन के लिए बता रहा था कि अगर सी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस बी गिवन होता तो आप ये सेम प्रोसेस कर लेते, बेसिकली वेरिएबल चेंज हो जाता फिर। लेकिन अगर आप ये प्रूव करना चाहो कि एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए है और यहाँ से रिवर्स शुरू करो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए है तो जरूरी है ही नहीं कि वो सी माइनस बी का भी एलिमेंट हो। अगर कोई इसका मैंने क्या प्रूव किया, मैंने ये प्रूव किया कि अगर कोई इसका एलिमेंट है तो वो इसका एलिमेंट आ रहा है, अगर कोई इसका एलिमेंट है तो वो इसका आ रहा है। ये नहीं, मैंने प्रूव नहीं किया। जैसे मान लो सी माइनस ए में लेट्स से वाई भी होता, लेकिन अगर आप y एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए है और ये प्रूव करना चाहो कि y इज एन एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी तो आप नहीं प्रूव कर सकते हो। बट अगर कोई इसका एलिमेंट है, लेट्स से a है, a को आप इसका एलिमेंट प्रूव करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ सबसेट। सर लेकिन आपने जो किया है उसमें तो ये कहीं भी नहीं हुआ ना, मतलब वो तो जनरलाइज होके ए और बी दोनों का एक्स बिलोंग कर रहा है, उसके बाद कंक्लूडिंग मुझे नहीं समझ रहा आप क्या बोल रहे हो। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि c माइनस बी में लेट्स से x है, कि कोई क्लास है क्या आप लोग की अभी? फिजिक्स है। अमन सर ने अभी ज्वाइन नहीं किया ना? ओके ठीक है, मेरे पास आएगा इनविटेशन। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर c माइनस बी में x एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो c माइनस बी अगर सबसेट है तो x एलिमेंट यहाँ पे भी आना चाहिए। तो अगर आपने एक एलिमेंट के लिए प्रूव कर दिया कि कोई इसका एलिमेंट है तो वो इसका भी एलिमेंट हो रहा है, तो आप इसी तरह से इसके सारे एलिमेंट्स के लिए c माइनस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए प्रूव कर सकते हो। करेक्ट? इतना जो मैंने प्रूव किया है इस तरह से। यस सर। बट अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, जैसे मान लो लेट्स से y है, तो आप रिवर्स नहीं प्रूव कर सकते हो। और अगर यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अ सबसेट ना, यही तो प्रूव करना था। सर वो तो फिर इंडिविजुअली हर एक उसके लिए करना पड़ेगा ना। हर एक उसके लिए मतलब आप मैंने तो थोड़ी कंक्लूड कर सकते हो। नहीं मतलब मैंने अगर एक एलिमेंट के लिए प्रूव कर दिया तो सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स के लिए प्रूव कर सकते हो ना। सिमिलरली अगर आप x की जगह y रिप्लेस कर लो, a रिप्लेस कर लो, कुछ भी कर लो। वही तो फिर उल्टा रिलेशन वैलिड नहीं होगा ना। तो उल्टा रिलेशन तो वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं वैलिड है कि आप कह रहे थे वैलिड। अच्छा ये वाला ये क्वेश्चन तो अगर ये क्वेश्चन गिवन होता तो आप इसकी b की जगह a ले लेते, मतलब वेरिएबल चेंज कर देते, ये कह रहा था मैं। उल्टा रिलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब हाँ ठीक है, जो मैं इक्वल बोल रहा था इक्वल नहीं होगा, अग्रीड, वो पॉइंट। c माइनस बी विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, ये चीज तो प्रूव हो रही है ना। अगर a इक्वल टू b होता तो पॉसिबल। वही सर, अभी वैसे समझा एक ही साइड वैलिड होगी ना, उल्टा हाँ एक ही साइड वैलिड होगा, दूसरा साइड नहीं वैलिड होगा। वही बोल रही हूँ। तो ये देखो, ये 4 लाइन से ही प्रूव होता है और ऐसे ही प्रूव करना भी होता है कि x एलिमेंट ऑफ c माइनस बी लिया तो फिर आप प्रूव कर सकते हो इसको कि c माइनस ए का भी एलिमेंट हो गया वो, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से कर सकते हैं प्रूव? नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं जितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे ही प्रूव करवाता हूँ। मुझे याद है कि आप लोगों का नहीं करवाया था मैंने इससे, इसलिए मैं ये इस लेक्चर में मैंने सोचा था कि करवाऊंगा और इत्तेफाक से पार्ट ने पूछ भी लिया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी समझ जाओगे कि कैसे करना होता है। तो ध्यान से देखो कि क्या गिवन था मेरे पास, मैं फिर से बता रहा हूँ। A intersection B is also equals to A intersection B, ये भी गिवन था। तो देखो मैंने एक x एलिमेंट ऑफ B लिया
x एलिमेंट ऑफ b लेने के बाद x विल बी एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b एज वेल, a यूनियन b का भी एलिमेंट रहेगा, एंड इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b तो x इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन c एज वेल। ठीक है, तो यहाँ से दो केस चीज हो सकती है कि या तो x एलिमेंट ऑफ a हो जाए और x एलिमेंट ऑफ c हो जाए। ठीक है, अब देखो केस वन, लेट्स से बी भी हो सकता है ना, b तो लिया है मैंने। सॉरी सर मैं देखा हूँ। हाँ, x एलिमेंट ऑफ b, उसी से तो ये चीजें आई हैं। ओके, अब देखो केस वन है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ b। केस वन की x इज एन एलिमेंट ऑफ a लिया मैंने, केस वन है x इज एन एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, आप उधर तो c के लिए और क्यों ले रहे हो, b इज इक्वल टू c प्रूव। यार अगर a यूनियन c का पार्ट है तो a में भी हो सकता है, c में भी हो सकता है, मैं सर्टेन नहीं हो सकता ना कि दोनों में होगा, यूनियन है ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे केस वन लिया मैंने कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a। अगर x इज एन एलिमेंट ऑफ a और x इज एन एलिमेंट ऑफ b तो मैंने लिया ही था। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b तो x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c, एंड अगर x a इंटरसेक्शन c का पार्ट है तो x इज एन एलिमेंट ऑफ c। ये प्रूव हो गया। और अगर एक केस टू, इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ c, ये वाला, और x इज एन एलिमेंट ऑफ b, तो ऑब्वियसली x दोनों का ही एलिमेंट हो गया। ये तो यही चीज तो प्रूव ही करनी थी। तो आइदर केस से आप प्रूव कर सकते हो कि अगर कोई चीज b का पार्ट है तो वो c का पार्ट हो रहा है हमेशा। सर पर इससे तो b c का सबसेट भी हो सकता है ना, लाइक b के सारे एलिमेंट c का पार्ट हो रहे हैं, पर हमें कैसे पता कि दोनों सेट इक्वल है? नहीं, समझ गया मैं। अब यहाँ पे आप क्या करो, x इज एन एलिमेंट ऑफ c ले लो। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस वापस से करो, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ b भी आ जाएगा वहां से, या y इज एन एलिमेंट ऑफ c ले लो। ठीक है, और y के लिए प्रूव करो सेम चीज, y इज एन एलिमेंट ऑफ c तो y इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन c, सिमिलरली y इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। तो यहाँ से आपको a b इज इक्वल टू c आ जाएगा। करेक्ट, आप सही बोल रहे थे कि यहाँ से b इज अ सबसेट ऑफ c आएगा। ठीक है, फिर अगले वाले केस के लिए y इज एन एलिमेंट ऑफ c जब आप प्रूव करना शुरू करोगे तो c इज अ सबसेट ऑफ b आएगा, तो दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे, b इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट वापस आता है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखो, यहाँ पे दो केसेस आए थे, ये समझ में आ गया था। हाँ सर। तो देखो केस वन में मैंने क्या किया, x इज एन एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, ये लिया, x एलिमेंट ऑफ b ये तो हमने मान ही रखा है, तो अगर दोनों का पार्ट है तो इंटरसेक्शन में भी आएगा वो। हाँ सर, समझ गया ना। और ये वाले केस में तो अगर दोनों का पार्ट हो गया तो वो प्रूव हो ही गया। और आपको रिवर्स भी प्रूव करना पड़ेगा कि y इज एन एलिमेंट ऑफ c आपने लिया और फिर यही सेम प्रोसेस करोगे तो आपको वहां से आ जाएगा कि b इज अ सबसेट, यहाँ से आया b इज अ सबसेट ऑफ c, यहाँ से आएगा c इज अ सबसेट ऑफ b, एंड अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो b इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को करते हैं। यार मुझे लग रहा है, पढ़ने की फीलिंग आ रही है कि अमन सर वेट तो नहीं कर रहे, लेट तो नहीं आता ना अमन सर, टाइम पे ही आते हैं ना? शायद 1:15 का क्लास है। अच्छा, 1:15 का क्लास है। 1:15 को स्टार्ट होगी। ओके, ठीक है, फिर मैं एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ प्रूव वाला। जैसे मान लो गिवन है कि P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ B, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, देन शो दैट A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, शो दैट A इज इक्वल्स टू B। तो अगेन वही सेम प्रोसेस। सर अब क्लास के बाद ये सेट्स के नोट्स और रिलेशंस एंड फंक्शन के नोट्स फिर से सेंड कर दोगे क्या एक बार? ठीक है बेटा, ये वाली हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा PDF, ये स्लाइड्स में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो अगर P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ B गिवन है और मुझे दिखाना है कि शो दैट A इज इक्वल्स टू B, तो वही अगेन x इज एन एलिमेंट ऑफ A मानोगे। ठीक है, x इज एन एलिमेंट ऑफ A मानोगे। ठीक है, और लिखोगे कि A इज एन एलिमेंट ऑफ P ऑफ A। P ऑफ A में पावर सेट A क्या पता है ना क्या होता है? If P is A is an element of P of A, then A is an element of P of B as well, क्योंकि दोनों इक्वल गिवन है।
ठीक है। और if P of assume that P of A is equals to P of B, show that A is equals to B. ठीक है, X element of A माना, then A will be an element of P of A and A will be an element of P of B. ठीक है। Now what I can do is कि let's say X is an element of some set C. X is an element of some set तो C. इसके बाद ये कर सकते हैं ना कि X is the element of B. X is an element of B. हाँ सर, बिकॉज पावर X सेट ऑफ belongs बी to का A. एलिमेंट हो गया तो बी का भी हो गया ना। हाँ सर। बेटा देखो X एलिमेंट A का था, ठीक है, ध्यान से सुनना। X इज अ एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, और पावर सेट ऑफ A में ये पूरा X नहीं आता है, ये पूरा ऐसे सेट आता है। हाँ सर पता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते हो कि A विल बी एन एलिमेंट, A अगर B का एलिमेंट है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि X विल बी एन एलिमेंट ऑफ B। पावर सेट B का एलिमेंट X नहीं होगा। नहीं समझा। मतलब ये नहीं लिख सकते हो आप, पूरा सेट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। सर P of B नहीं बोल रहा मैं, X belongs to B बोल रहा हूँ, P of B नहीं। X बिलोंग्स टू B कैसे बोल सकते हो, वही मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ के लिए पावर सेट दिया हुआ है ना, तो एक और चीज करेंगे, लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ सेट C। ठीक है, तो सेट C विल बी एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट B। पावर सेट B में सेट्स आते हैं ना, तो सेट विल बी एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट B। ठीक है, यहाँ से डिनोट कर सकते हो कि C इज अ सबसेट ऑफ B। C इज अ सबसेट ऑफ B, कि तभी पावर B के सेट में C सेट आया है। यहाँ से आप डिनोट कर सकते हो कि X इज एन एलिमेंट ऑफ B। अब लिख सकते हो आप। सर नहीं समझा। मैं समझा रहा हूँ बेटा फिर से। तो यहाँ से फिर वापस से आया A इज अ सबसेट ऑफ B आया। सिमिलरली आप B इज अ सबसेट ऑफ A प्रूव करोगे 2 बार, ठीक है, एंड फिर आपको A इज इक्वल्स टू B आएगा। मैं वापस से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सर देखो। आपको वो C belongs to P भी कैसे है? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। पावर सेट A इज इक्वल्स टू पावर सेट B गिवन था, ठीक है, मुझे क्या शो करना था, A इज इक्वल्स टू B शो करना था। तो मैंने लिया X इज एन एलिमेंट ऑफ A। सेट A का एक एलिमेंट X है, ठीक है। A पूरा जो A सेट है वो पावर सेट A का पार्ट है, ठीक है, पूरा सेट A है वो पावर सेट A में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर A पावर सेट A में आ रहा है तो A सेट विल बी इन पावर सेट B एज वेल। ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि सेट A इज अ पार्ट ऑफ पावर सेट B। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि X इज एन एलिमेंट ऑफ B। ये डायरेक्टली आप कमेंट नहीं कर सकते हो। लाइक पावर सेट B अगर आप बनाओगे तो पावर सेट B में आपको A सेट मिलेगा, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका एक एलिमेंट विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ B, सेट B। हाँ सर समझ गया। समझ गए? तो यहाँ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और सेट लेना पड़ेगा। तो मैंने माना कि X इज एन एलिमेंट ऑफ C। अगर X इज एन एलिमेंट ऑफ C है, ठीक है, तो देखो जैसे ये था X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C एज वेल, ऐसा भी मान लिया मैंने। ठीक है, अगर X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C तो सेट C इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट B आ जाएगा, बिकॉज सेट A में भी वही एलिमेंट था, सेट C में भी वही एलिमेंट है। तो सर हम डायरेक्टली X, अगर X ऑलरेडी बिलोंग्स टू A है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना। फिर तो हमने, मेरा एजम्पशन ही हो गया ना फिर वो। सर अब सर C का कोई पॉइंट ही नहीं होगा ना। मेरे कहने का ये मतलब है बेटा कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि सर उसमें भी तो अज्यूम ही कर रहे हैं हम। सर एक और बार समझा दो, नहीं समझा। सर डायरेक्ट भी तो सर कर आप सकते हैं। डायग्राम के थ्रू बताओ ना। पावर सेट का डायग्राम नहीं बनता है बेटा। सर डायरेक्टली भी हो सकता है सर। लाइक अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि X मतलब ब्रैकेट X इज एन एलिमेंट ऑफ P ऑफ B, तो मतलब वो सबसेट होना चाहिए क्योंकि पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, अगर X Y 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेट A में, अगर आपने लिखा कि X इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मैंने एक ही एलिमेंट लिया था इसलिए आप लोगों को लग रहा था कि हो जाएगा। अगर X इज एन एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट A, पावर सेट A में एक A आता है, A सेट आता है, ठीक है, तो A इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट B एज वेल। A इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट B एज वेल। अब
पावर सेट बी का पार्ट है, तो पावर सेट बी में एक्स और वाई दोनों आ रहा है, तो आप ये नहीं कमेंट कर सकते हो कि एक्स विल बी एन एलिमेंट ऑफ बी। ये कहना चाह रहा था मैं। सर ये बोल सकते हैं ना कि हम लोग कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ये भी बोल ये तो बोल सकते हैं ना। ये कौन है प्रथमेश, क्या कर रहे हो? हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? सर बिकॉज a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, तो हम लोग a को बिकॉज x बिलोंग्स टू a है, तो फिर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हो? मतलब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पूरा सेट ए मतलब x कॉमा वाई पार्ट हो रहा है, सिर्फ x पार्ट होगा कि नहीं ये आप नहीं कमेंट कर सकते हो। वो किसी बी सबसेट का पावर सेट है, उसका एक सेट ए उसका सबसेट आ रहा है, उसके एलिमेंट्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो ना खुद से। सर अगर एक सबसेट एक्स और वाई आ रहा है, एक्स कॉमा वाई आ रहा है, तो हाँ सर बेटा, इसको ऐसे समझो कि सेट रहेगा ही ए ना। इसका सबसेट आ रहा है, सेट ए इसका सबसेट आ रहा है। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सेट ए में लेट्स से मेरे पास एक्स वाई है, सेट बी में लेट्स से मेरे पास 1 2 3 और एक सेकेंड, एक्स 1 2 3 ले लिया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा हूँ, बड़ा क्यों ले रहा हूँ, छोटा लेते हैं ना। हाँ सर, वरना उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स बनेंगे। हाँ, तो लेट्स से स्मॉल ए और स्मॉल बी विल, लेट्स से वाई आ रहा है, ठीक है। एक एक्स भी आ रहा है। इसको थोड़ा प्रूफ कैसे करूं, चलो ठीक है देखते हैं यहाँ से। अभी तो यहाँ से आपका डायरेक्टली आ जाएगा कि एक्स इज एन एलिमेंट, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली हमने ले लिया है। ऐसा नहीं लेकर के लेट्स से सर आप कंडीशन से ए बी प्रूव ले करो ना लीजिए और सर, सर आंसर मतलब से दोनों प्रूव के करो। पावर सेट इक्वल है, मतलब दोनों के सबसेट सेम है, दोनों के सबसेट सेम है, मतलब सबसेट वही होते हैं जो एलिमेंट्स जो आते हैं उसमें, तो मतलब दोनों के एलिमेंट्स सेम है। नहीं, मतलब पॉइंट तुम लोगों का मैं समझ रहा हूँ, बट उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते हैं, मतलब सर लाइक सी वाला जो पार्ट है ना, उसकी जरूरत है ही नहीं सर। आप वही कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी और सी वही बिलोंग्स टू सर। पी। सर ए भी तो बिलोंग टू पी, पी भी करता है, तो ए सर सबसेट है तो उसमें एलिमेंट होगा तभी उसका सबसेट बनेगा ना। हाँ सर। चलो ठीक है, फिलहाल अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही करना कि इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट बी, तो एक्स विल बी एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। मतलब अभी के लिए तो ये वाले क्वेश्चन को अगर आता है बाई चांस, तो आप लोग ऐसे ही लिखना, ठीक है। अगर बाकी ए तो देख लो। इक्वल टू बी नहीं हुआ तो कोई चांस ही नहीं है ना कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट। वही, तब तो वही मैं उस चीज़ को डिस्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस बट को होता है। लॉजिकली लिख सकते हैं क्या, या ये दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये लास्ट 2 प्रूफ्स किए हैं ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं इसको। मैं संडे को एक क्लास रखूंगा, संडे को यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी प्रूविंग से स्टार्ट करेंगे। तो जुलाई बैच वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो क्लास मैंडेटरी होगी। चलो ठीक है, अमन सर आ चुके हैं, तो मैं लीव कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर।